हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड आज हम लोग बात करेंगे सर्किल के फोर्थ लेसन की। और इससे पहले मैं आपको 3 लेसन इसमें करवा चुका हूँ, जो भी बेसिक चीज़ें वो बता चुका हूँ। और आज हम लोग देखेंगे कि सर्किल में जो थोड़ा सा बड़े कॉन्सेप्ट हैं वो क्या है, और थोड़ा सा आज क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व इसमें नहीं किए हैं, इस वजह से। तो पहले मैं आपको कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्किल के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस पे। लेकिन उससे पहले उन क्वेश्चंस में जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो ज़रा देखिए, कुछ छोटी छोटी बातें, बेसिक बातें यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ आपको, वो पहले आप देख लीजिए, ठीक। सर्किल की इक्वेशन और सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और इक्वेशन जितने तरह की हो सकती है ये सब हम बात कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद पर डिस्कशन नहीं करना है। कुछ बेसिक चीज़ें और समझिए, बेसिक्स फॉर टुडे क्लास। तो आज की क्लास के लिए जो बेसिक्स की ज़रूरत है, तो आज हम पहले उसको देख लेते हैं कि आखिर किन चीज़ों की हमें और यहाँ पे आवश्यकता है जानने की। तो कुछ पॉइंट्स इस तरह से हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी सर्किल है, इस टाइप से कोई भी सर्किल है, इसमें ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कॉर्ड और टेंजेंट के बारे में, है ना। कॉर्ड एंड टेंजेंट के बारे में। तो टेंजेंट एंड कॉर्ड मैं आपको बता चुका हूँ क्या होती है, ठीक। टेंजेंट एंड कॉर्ड। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टेंजेंट, मैं आपको बता चुका हूँ कोई भी ऐसी लाइन जो सर्किल को टच करेगी वो इस पर टेंजेंट होगी। और टेंजेंट पे अगर सर्किल के सेंटर से उस पॉइंट को मिला दिया जाए जिस पॉइंट पे टच कर रही है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको बोलते हैं क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और ये जो लाइन होती है सेंटर से जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है उसको मिलाने वाली, उसको बोला जाता है रेडियस। और रेडियस हमेशा टेंजेंट पर क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये ई है, तो हम कह सकते हैं कि जो सी ए होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी ई पर, ठीक। ये आपको पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है टेंजेंट का वो थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। केवल ये नहीं बताना है यहाँ पर कि टेंजेंट क्या होती है, हम बात करेंगे नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स की, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स, ठीक। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स देखिए किस तरह से होते हैं। जैसे मान लीजिए टू सर्किल, पहली कंडीशन, इसमें पहली कंडीशन देखिए, सर्किल अगर है और ये दोनों सर्किल थोड़ा दूरी पर, तो इसमें कितने तरह की टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती हैं और किस तरह की टेंजेंट और कितनी ड्रॉ होंगी, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? कितनी तरह की टेंजेंट और नंबर ऑफ टेंजेंट्स की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जरा देखिए। देखिए, एक तो ये टेंजेंट होगी डायरेक्ट, जो यहाँ से ऐसे टच करेगी, जैसे मान लीजिए ये वाली लाइन, ठीक। एक टेंजेंट ये वाली, ये टेंजेंट है, ठीक। तो ये एक तरह से देख रहे होंगे आप कि दोनों पॉइंट पे टच कर रही है, तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट टेंजेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डायरेक्ट टेंजेंट। और अगर कोई टेंजेंट ऐसे तिरछी लाइन है, मान लीजिए यहां से ऐसे टच कर रही है, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल टेंजेंट, ठीक है बच्चों। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल टेंजेंट। क्लियर था? ठीक है। तो ट्रांसवर्सल टेंजेंट्स यहाँ पे कितनी आएंगी? 2 आएंगी। देखिए, एक ये वाली है और एक ये वाली, ठीक है। इस तरह से ये 2 टेंजेंट ट्रांसवर्सल आती हैं। तो 2 टेंजेंट ट्रांसवर्सल हो गई, 2 डायरेक्ट हो गई, टोटल मिला के कितना हो गया?
4 टेंजेंट यहाँ पे कॉमन टेंजेंट। देखिए कॉमन टेंजेंट तो ट्रांसवर्सल भी है और डायरेक्ट भी है ना। जो कॉमन टेंजेंट है वो ट्रांसवर्सल भी है और डायरेक्ट भी है। तो टोटल जब हम कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे तो हम ट्रांसवर्सल एंड डायरेक्ट दोनों को ऐड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये आ जाएगा टोटल 4 टेंजेंट्स। क्लियर? अच्छा, एक बार और देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किल है और ये दूसरे सर्किल को मान लीजिए एक और सर्किल है, उसको टच कर रहा है। टच एक्सटर्नली, टच एक्सटर्नली। इफ टू सर्किल टच एक्सटर्नली, ठीक। इफ टू सर्किल टच एक्सटर्नली, तो देखिए इसमें कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है, तो जरा बताइए। एक तो टेंजेंट ये हो जाएगी, एक टेंजेंट ये हो जाएगी, और तीसरी ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी जो दोनों सर्किल को टच करेगी, जिस पॉइंट पे ये टच करता है। तो आप देखिए क्या यहाँ पे 3 कॉमन टेंजेंट्स आ रही है ना। यहाँ पर 3 कॉमन टेंजेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो ये जब भी सर्किल थोड़ा डिस्टेंस पर होंगे तो उन पे जो होंगी कॉमन टेंजेंट्स वो 4 हो जाएंगी, और अगर सर्किल टच करेगा एक्सटर्नली, है ना, तो कॉमन टेंजेंट कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी, ठीक। चलिए बात करते हैं इसकी आगे, ठीक है। चलिए आप इतना देखिए, फिर मैं इसकी आगे वाला पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं, चलिए अगले पॉइंट पर। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है सर्किल का, तो आई थिंक आप इसको क्लियर कर चुके होंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें और क्या केसेस हो सकते हैं। भाई एक सर्किल तो हो गया जो कि टच नहीं कर रहा है ना। एक सर्किल का सेट हो गया जो टच नहीं कर रहा है। दूसरा सर्किल का सेट कैसा है? जो टच कर रहा है। तो अब हम तीसरे की बात करेंगे कि जो टच नहीं इंटरसेक्ट करेगा, टच नहीं इंटरसेक्ट करेगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन है टू सर्किल इंटरसेक्ट ईच अदर। तो देखिए एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है कि एक टेंजेंट तो ऐसे ड्रॉ हो जाएगी और एक टेंजेंट यहाँ से इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे जो कॉमन टेंजेंट्स हैं वो 2 आ जाएंगी, है ना। अच्छा, एक पॉइंट और देखिए कि अगर सर्किल, चौथा पॉइंट, अगर सर्किल सर्किल के अंदर चला जाए, ये इस तरह से आ जाए मान लीजिए, ठीक है। अगर सर्किल के अंदर सर्किल आ जाए दूसरा, तो यहाँ पे कितनी टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है? ओनली 1 टेंजेंट, है ना। ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इफ अ सर्किल एग्जैक्टली इनसाइड द अदर सर्किल। लेकिन ये ध्यान देना है कि टच करना चाहिए, है ना। ये कह सकते हैं टू सर्किल टच इंटरनली, टू सर्कल्स टच each other
इंटरनली, ठीक। जो दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं। तो आप बताइए यहाँ पे जो नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट है वो कितनी होगी? ओनली वन। कॉमन टेंजेंट यहाँ पे कितनी आएगी? केवल एक आएगी। अगर ये एग्जैक्टली इनसाइड द अदर सर्किल हो जाता है, ठीक है, स्मॉलर सर्किल, या कह सकते हैं इसको हम नाम दे सकते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, है ना। पांचवी कंडीशन आप यहाँ पे देखिए, इफ टू सर्किल्स आर कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब ये होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिसका सेंटर एक हो, है ना, वन सेंटर, यस कह सकते हैं कि सेम सेंटर के दो सर्किल, है ना, सेम सेंटर के दो सर्किल को बोला जाता है कॉन्सेंट्रिक। जैसे मान लीजिए, इसको आप इधर समझ लीजिए, अगर एक सर्किल ये है और इसी के अंदर एक सर्किल और बना देता हूँ, लेकिन इन दोनों का सेंटर आप देखिए एक ही सेंटर है ना, तो फिर इस केस में क्या होगा? अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो बताइए कहीं से भी कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर आप ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये तो टेंजेंट होगी इस छोटे वाले सर्किल के लिए, और वैसे इधर से ड्रॉ करेंगे तो ये जो टेंजेंट होगी इस छोटे वाले सर्किल के लिए होगी, बट बड़े वाले सर्किल के लिए ये एज अ कॉर्ड वर्क करेगी, ठीक है, एज अ कॉर्ड वर्क करेगी। ये जो लाइन है, ये अंदर वाला जो सर्किल है उसके लिए तो टेंजेंट है, लेकिन जो बड़ा वाला सर्किल है उसके लिए कॉर्ड है। तो ये एक तरह से हमारी कॉमन टेंजेंट नहीं हो सकती। कॉमन टेंजेंट का मीनिंग यहाँ पर ये है कि अ टेंजेंट विच इज कॉमन टू बोथ द सर्किल, दोनों सर्किल के साथ कॉमन होना चाहिए, मतलब उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकता, इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा कॉमन टेंजेंट का वो कितना आएगा? 0 आएगा। तो इस तरीके से ये कुछ केसेस यहाँ पे मैंने आपको करवाए, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए आप लोग, बात करते हैं आगे। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग कि इसका अगला पॉइंट क्या है ना। सर्किल की इक्वेशंस मैंने आपको बता दी है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्किल की इक्वेशन होती थी, ठीक है, इतना आपको याद होगा आई थिंक। और इसके आगे के जो पॉइंट्स हैं वो चलिए देखते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए आप, अब हम लोग बात कर रहे हैं पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। एक पॉइंट की पोजीशन एक सर्किल के रिस्पेक्ट में कहाँ पर होगी और कैसी होगी, इसकी बात करते हैं, है ना। तो देखिए, अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक सर्किल है, और ये मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ पिछली क्लासेस में,
कि सर्किल की इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है ना। तो अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करता हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल की, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो ये क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। और जहाँ पर माइनस जी है ना, सर्किल के सेंटर्स क्या होते हैं, माइनस जी एंड माइनस एफ। तो माइनस जी और माइनस एफ यहाँ पे सर्किल के सेंटर्स हो जाएंगे। और रेडियस के बारे में बताई जा चुकी बात कि ये होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्किल। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि पॉइंट की पोजीशन की बात हो रही है। तो जैसे मान लीजिए कि अभी मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट यहाँ पर है, सर्किल के बाहर है, इसको ऐसे मिला दीजिए आप। ठीक, एक सर्किल के बाहर, आउटसाइड द सर्किल वी एज्यूम अ सिंगल पॉइंट, a single point या a point outside the circle। ठीक, अगर मैंने एक ऐसे एज्यूम कर लिया है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो इसके रिस्पेक्ट में ही देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये बात आप देख लीजिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि सर्किल के अगर बाहर कोई पॉइंट है या अंदर है या सर्कमफ्रेंस पर है, क्या कंडीशंस बन के आने वाली हैं। ठीक है, तो आप बताइए, बात करें इसके आगे। देखिए, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। एक बात बताइए कि अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को P मान लूँ और इसको x1 y1 मान लूँ, तो देखिए होगा क्या। सबसे पहले आप क्या करिए, अगर ये पॉइंट को मैं सर्किल की इक्वेशन में सेटिस्फाई करा दूँ, जैसे मान लीजिए सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर है ना प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, एक बात ये बताइए आप, ये सर्किल का सेंटर है, सर्किल की रेडियस क्या होगी, ये रेडियस है सर्किल की। तो यहाँ पे जो PC होगा वो ग्रेटर देन होगा R के, है ना। जो PC की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन होगी R के। अगर मान लीजिए यही पॉइंट, तीन कंडीशंस हैं यहाँ पर। पहली वाली कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी वाली कंडीशन क्या होगी, दूसरी वाली कंडीशन ये होगी कि हो सकता है ये पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर हो, मतलब कि ऑन द सर्किल। तो आप ये देखिए कि अगर ये पॉइंट यहाँ पर आ जाए तो क्या R और PC, ये पॉइंट भी यहाँ पर आ जाएगा, तो ये PC और R क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। PC एंड R इक्वल हो जाएंगे। और अगर ये पॉइंट अंदर आ जाए तो आप बताइए, ये जो PC है, ये जो PC है ये R से छोटा हो जाएगा, तो जो PC की वैल्यू है वो लेस देन R हो जाएगी। लेस देन क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। क्लियर। तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसमें। अगर मैं बात करता हूँ PC की, तो जो भी इक्वेशन सर्किल की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ये जो होगी वैल्यू, अगर ये देखिए, जब भी किसी पॉइंट को सर्किल की इक्वेशन में हम लोग सेटिस्फाई कराते हैं या वेरीफाई करते हैं, तो उसको बोला जाता है S1। उसको हम किससे दिखाते हैं, S1 से। और सर्किल की इक्वेशन को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे S से। किसे दिखा रहा हूँ, S से, इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल को यहाँ पे शो किया जा रहा है S से। और अगर मैं इसमें कोई पॉइंट x1 y1 सेटिस्फाई कराता हूँ तो इसको बोला जाएगा S1। क्या बोला जाएगा, S1। तो आप बताइए, अगर S की वैल्यू है, अगर S की वैल्यू की बात करें हम, ये ग्रेटर देन R है,
S1 की बात करें, अगर ये ग्रेटर देन R है तो क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो आउटसाइड द सर्किल होगा, आउटसाइड द सर्किल होगा। अगर ये S1 इक्वल टू R है तो ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल। और अगर यही S1 लेस देन हो जाएगा तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि ये जो होगा कंडीशन अब क्या बनेगी, पॉइंट inside point will be inside the circle। जो पॉइंट होगा वो सर्किल के अंदर पाया जाएगा। इस तरीके से तीन कंडीशंस यहाँ पर बनती हैं। अब तीनों कंडीशन को आप देख लीजिए, इसी के हिसाब से हमें इसको फॉर्मूले बनाने हैं। ठीक है, चलिए बात करें आगे। देखिए पॉइंट समझिए इसका क्या है। जैसे मान लीजिए कि सर्किल की इक्वेशन में मैं x1 y1 डाल रहा हूँ, है ना। सर्किल की इक्वेशन में x1 y1, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c, और ये वैल्यू जो होगी वो रेडियस से क्या होगी, ग्रेटर वैल्यू होगी। ये बड़ी होनी चाहिए रेडियस से, और रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रेडियस की वैल्यू क्या होती है बताइए। r की वैल्यू अगर देखी जाए तो मैंने आपको ये बताया r बराबर क्या होता है, रूट एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, आर स्क्वायर इस तरह से लिखा जाएगा। बताइए, तो जब हम इसको इस तरह से लिख देंगे तो आप ये बताएं मुझे कि यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कुछ चीजें ऐसी हैं क्या यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएंगी, कुछ भी नहीं कैंसिल होने वाला। देखिए ध्यान से देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो यहाँ पे कैंसिल होंगे, है ना। तो बताइए, जब मैं यहाँ पे लिखूंगा आर स्क्वायर ऐसे करके, क्योंकि ये वाली इक्वेशन किस तरह से आती है भाई, ये तो आपको पता ही होगा ये कैसे आती है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इस टाइप से तो लिखते हैं हम लोग आर स्क्वायर। तो ये जो सॉल्व होके आती है ये किसके बराबर होगी, आर स्क्वायर के। तो यहाँ से ही तो कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो अब बताइए मुझे आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अब बताइए ये जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कटेगा क्या कुछ यहाँ पे, या किसी से कोई पॉइंट कट रहा हो तो आप देखिए सी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है क्या, यहाँ पे प्लस सी है। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब भी कोई भी नंबर अदर साइड में ट्रांसफर होगा तो हम उसको थोड़ा दूसरे तरीके से लिखेंगे, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसमें चेक करूँ कि क्या क्या यहाँ पे आ रहा है, तो आप देखिए ये वाले कुछ पॉइंट्स उधर चले जाएंगे, और अगर मैं इन सबको उधर भेज दूँ, है ना, इन सब पॉइंट्स को उधर भेज दूँ तो क्या यहाँ पे जीरो बचेगा, सोच के बताइए। ठीक है, अगर मैं इन सभी पॉइंट्स को इधर ले आऊँ तो क्या यहाँ पे जीरो वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको लिख लीजिए, ये वाले पॉइंट्स क्या है, जी और एफ। ये x1 y1 हमने रखे और जी और एफ यहाँ पे आप डालिए। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को डालता हूँ और यहाँ पे एफ को डालता हूँ, है ना, तो क्या आएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस 2g
स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस सी, है ना, प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो भी उधर इक्वल टू नहीं ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ठीक है। अच्छा एक बात और बताइए मुझे, एक इसमें पॉइंट ये थोड़ा सा समझिए आप तो, कि एक काम ये कर सकते हैं आप कि आप ये सब ना करें और डायरेक्ट इस तरह से सोच लें, क्योंकि आप डायरेक्ट कब तक इस तरह वैल्यू रखते रहेंगे यहाँ पे, है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें ये ध्यान दीजिए कि आप ऐसे कर लीजिए इसको, जी जल्दी हो जाएगा, कि भाई जब हम पूरा सॉल्व करते थे इसको x माइनस जी का होल स्क्वायर, है ना, और x प्लस जी का होल स्क्वायर और x वाई प्लस एफ का स्क्वायर जब करते थे, तो ये पूरा सॉल्व होने के बाद आता है ना, ये पूरा क्या आता है, सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करने के बाद आता है। तो आप बताइए यहाँ पे जो ग्रेटर देन है, ये एक तरह से क्या है, ये मैं कंडीशन को खाली समझ रहा हूँ, ठीक है, कुछ कैंसिल से नहीं करना है, कोई उसकी खास जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसको कैंसिल करके भी तो वही आएगा लास्ट में, है ना। अगर मैं कैंसिल कर भी दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं है, ठीक आना भाई। तो आप ऐसे मान लीजिए कि ये जो x1 का स्क्वायर है प्लस y1 का स्क्वायर है प्लस 2gx है प्लस 2fy है, ये ग्रेटर देन है किससे, रेडियस, ये ग्रेटर देन किससे, रेडियस। तो कंडीशन क्या बनेगी, आउटसाइड द सर्किल, आउटसाइड द सर्किल, ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी, आउटसाइड द सर्किल, क्योंकि अगर 0 से ज्यादा है ना, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, या कह सकते हैं r से बड़ी है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, आउटसाइड द सर्किल आएगी कंडीशन। अब इसी को अगर मैं कह दूं कि जो PC है वो इक्वल टू R के है, तो S1 बराबर 0 हो जाएगा, और ये मैं कंडीशंस आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ। खैर आप इतना देखिए, फिर बात करते हैं आगे। 3 कंडीशंस होती हैं इसमें, तीनों मैं लिख देता हूँ। अगर ये वाली वैल्यू, यही वाली वैल्यू की बात करें, अगर ये प्लस 2gx प्लस 2fy x1 y1 है यहाँ पे, है ना, अगर ये इक्वल टू R है तो ऑन द सर्किल होगा, है ना, ऑन द, जो पॉइंट है, पॉइंट की बात हो रही है, पॉइंट ऑन द सर्किल होगा। और अगर यही वाली वैल्यू x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 लेस देन R हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनसाइड द सर्किल, ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द सर्किल आ जाएगा। ये जो पॉइंट है ये इनसाइड द सर्किल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, आई थिंक सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं।
अब हम लोग बात करते हैं इमेज ऑफ सर्किल एंड इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ सर्किल एंड अ पॉइंट। देखिए जरा, जैसे मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे ऐसे कोई पॉइंट मैं लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ P, और ये x1 y1 है। चलिए, अब आप बताइए मुझे, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? ये लिखा हुआ है इमेज ऑफ अ सर्किल एंड अ पॉइंट। बात करेंगे अभी सर्किल पे, पहले पॉइंट पे बात करते हैं। पॉइंट से आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, किसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P, है ना, ये पॉइंट है P, और इस लाइन का मुझे एक तरह से इमेज या कह सकते हैं मिरर इमेज, ये जो लाइन है ये मिरर की तरह काम कर रही है। अगर ये एज अ मिरर अगर काम करेगी तो आप बताइए मुझे, इस लाइन की जो रिफ्लेक्शन है वो इसके जस्ट नीचे पड़ेगा। तो अगर ये ऊपर a दूरी पर है तो ये नीचे भी वैसे a दूरी पर ही होगा, है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पर दूसरा रिफ्लेक्शन आएगा। डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता यहाँ, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद देखिए, इसका जो रिफ्लेक्शन है वो पॉइंट P1 है और उसको मैंने x1 y1 मान लिया है। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, है, इसकी जो इक्वेशन होगी इस लाइन के एक तरह से मिरर इमेज की तरह काम कर रही है जो लाइन उसके अगेंस्ट, तो ये बनेगी, देखना, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, a b यहाँ से लिए गए, और यहाँ पे देखिए 2ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये इक्वेशन बनती है यहाँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चंस में इसको यूज भी कर सकते हैं आप लोग आराम से। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से अगर मैं सर्किल की बात करता हूँ, मान लीजिए सर्किल है और एक ये इसकी ये एक लाइन है जिसके अगेंस्ट हमें इसका मिरर इमेज बताना है, तो इस एग्जैक्ट दूसरा सर्किल जस्ट अपोजिट साइड में आपको नजर आएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही सर्किल, कोई भी सर्किल के साइज में कोई अंतर नहीं आने वाला। अगर सर्किल के सेंटर G और F है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे केवल क्या बन जाएगा, माइनस G माइनस ये G1 और माइनस F1, इस तरीके से ही हम ले सकते हैं, कोई डिफरेंस इनके बीच में नहीं आने वाला है। क्लियर? जैसा सर्किल है वैसा ही होगा, केवल आपको पॉइंट रिप्लेस कर देने हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इमेज ऑफ माइनस G माइनस F विल बी with respect to line is minus G dash minus F dash, इस तरीके से आप ले सकते हैं, ठीक। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चंस में इस्तेमाल होगा। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और सामने क्या आएगा 2ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। चलिए आप लोग इसको देखिए, फिर बात करते हैं इसके आगे।
चलिए बेटा बात करें इसके आगे कॉन्सेप्ट जो कि पहले आप इसको आराम से नोट करिए, समझिए, फिर बात करते हैं अगले पॉइंट की। अब हम लोग बात करें डिफरेंट टू पोजीशन ऑफ सर्किल। आज हम लोग इस एक नए पॉइंट पे बात करेंगे, डिफरेंट टू पोजीशन ऑफ अ सर्कल। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या क्या पोजीशंस इसमें हो सकती है ना। तो देखिए पहली जो पोजीशन है इसमें वो क्या बनेगी, जैसे मान लीजिए कि ये दो लाइनें हैं एक्स और वाई, यहाँ पे डायरेक्शंस दी गई हैं। और अगर मैं एक सर्किल यहाँ पे बनाता हूँ, मान लीजिए ये एक सर्किल है और ये सेंटर से इसको मिलाया हमने, ये इसका सेंटर है, तो ये ऑब्वियसली इसकी रेडियस होगी। तो आप बताइए ये इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर होगी, ये इस पॉइंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। और अगर मैं कोऑर्डिनेट की बात करूँ, ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो h, r को लेंगे आप। अच्छा h, r क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि जब हम रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस इसकी r होगी और जो r है वो इसकी y है, y कोऑर्डिनेट इसका r होगा, है ना। और ये बेस पर h, r। अच्छा यही कंडीशन क्या ऐसे भी हो सकती है, मान लीजिए ये एक सर्किल है जो यहाँ से ऐसे टच कर रहा है, इस तरह से ऐसे टच कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पे कैसे बनाया जाएगा, देखिए इसको टच करेगा ना, x को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइड पे टच करेगा, ये इस तरह से। अगर इस तरह से टच करता है तो बताइए इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, h, r, क्योंकि अब जो r है वो माइनस y डायरेक्शन में है, अब जो r है वो माइनस y डायरेक्शन में। क्लियर, ये चीज ध्यान देनी है, समझ गए बेटा। यहाँ पे हमें जो इसके सेंटर लिखने हैं h, r हो जाएंगे। अच्छा ऐसी ही और बहुत सारी कंडीशन है इसमें, वो भी जरा बताइए और क्या कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि अगर x एक्सिस को ना टच करे, y एक्सिस को टच करे। जैसे मान लीजिए ये, अब कोई सर्किल मान लीजिए ऐसे है इस तरह से, अब ये y एक्सिस को टच कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे इस सेंटर की बस बात हो रही है, सेंटर को कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए ये प्लस डायरेक्शन में, तो ये h, क्या हो जाएगा k, h, क्या हो जाएगा k। इधर हो सकता है तो सीधी सी बात है, नीचे भी हो सकता है। तो अगर नीचे ले लिया जाए तो देखिए आप, अगर मैं ऐसे ले लूँ भाई, ऊपर हो सकता है तो नीचे भी हो सकता है, बात वही। तो आप बताइए यहाँ पे जो h है वो तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इस बार k नेगेटिव हो जाएगा, या आप मान सकते हैं यहाँ पे h और माइनस k, इस तरीके से आप इसके सेंटर्स को ले सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा एक काम ये भी हो सकता है इसमें, कंडीशन ये भी बन सकती है, एक कंडीशन ये भी बन सकती है देखिए कंडीशन मैं बताता हूँ इसमें। एक कंडीशन आप ये बनाइए कि जैसे मान लीजिए सर्किल दोनों एक्सिस को एक साथ टच कर रहा है, सर्किल जो है वो दोनों एक्सिस को एक साथ टच कर रहा है। जैसे मान लीजिए ये आ गया इस तरह से, इस तरह से कुछ सर्किल आएगा। तो बताइए यहाँ पे ये और ये, इस बार कंडीशन थोड़ा डिफरेंट है, ये आर होगी तो ये भी तो आर ही होगी, इसके जो
इसका जो सेंटर होगा वो आर कॉमा आर होगा। और यही काम अगर हम नीचे कर दें इधर, है ना, नीचे साइड इधर भी हो सकता है, जो कि दोनों एक्सिस को टच करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंडीशन क्या बन के आएगी, यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन तो एक्स में तो पॉजिटिव चल रहे हैं, वाई में नेगेटिव चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आर कॉमा माइनस आर। तो ये इसका सेंटर हो जाएगा। तो जो सेंटर्स हैं वो यहाँ पे इस बार चेंज हो जाएंगे, ठीक है। मतलब एक तरह से आसान हो जाएंगे, ये कह सकते हैं कि जो रेडियस है केवल उसमें चेंज हो रहा है प्लस माइनस का, बाकी तो हम डायरेक्ट समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं समझना, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं एक और कंडीशन की बात करूं, और एक कंडीशन कुछ इस तरह से है कि सर्किल अगर सेंटर से पास हो जाए, सर्किल अगर सेंटर से पास हो जाए, तो देखिए ये एक अच्छा केस बनता है। सर्किल को अगर मैं सेंटर से पास करा दूं तो देखिए इस टाइप से आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब आप बताइए ये जो पॉइंट, ये वाली जो वैल्यू है, ये एक तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। और इसको भी क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो आप बताइए अगर इस इंटरसेप्ट को मैं कुछ भी मान लूँ, बी मान लूँ, है ना, इसको ए मान लूँ, तो आप बताइए मुझे अगर मैं सेंटर लिखूँ उसके, इस सर्किल का सेंटर की बात करूँ तो सेंटर यहाँ पे कहीं आएगा। और सेंटर से कभी भी डिस्टेंस जब निकालनी हो इसकी, और ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये कितनी होगी अगर देखा जाए तो देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा मैं, है ना। डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से निकाली जाती है, इधर से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जो परपेंडिकुलर होता है, जैसे कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया होगा कि अगर कोई भी कॉर्ड है, कॉर्ड में अगर सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए तो ये यहाँ पे क्या होता है, इसको बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। तो जो कॉर्ड है, मान लीजिए ये सेंटर O है, ये B है, ये C है, ये D है, तो यहाँ पे OB इफ परपेंडिकुलर ऑन CD देन CB बराबर BD, ठीक है। CB बराबर क्या रहेगा, BD। तो ये बताइए ये कितना रहेगा, A/2, ये लेंथ कितनी A/2 और ये B/2, ठीक है, क्योंकि ये भी 90 है, ये भी क्या है 90। और आप बताइए मुझे अगर मैं बात करूं कि ये सेंटर कितना होगा, तो सेंटर क्या हो जाएगा, A/2, B/2। और रेडियस की बात करें तो रेडियस बताएंगे कितना होगा, ये रेडियस है इसकी सेंटर की, सर्किल की। और रेडियस की अगर हम बात करें तो आप बताइए ये वाली लेंथ क्या है, A/2, सॉरी B/2, और नीचे आ रहा है A/2, तो R² बराबर क्या हो जाएगा, A²/4 प्लस B²/4। जब सॉल्व करेंगे तो बताइए 1/2 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, अंदर क्या आएगा, A² प्लस B², ये हो जाएगा हमारा R की वैल्यू, ये आ जाएगी R। तो ध्यान रखें हमेशा कभी भी अगर सर्किल अगर कभी भी सेंटर से पास हो जाए तो इस तरह की कंडीशन उसमें बनती है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
चलिए देखते हैं इसके आगे, बात करते हैं इसके आगे। अच्छा, एक बात मुझे आप ये बताइए, कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,0। तो आप बताएंगे मुझे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इसमें कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,b, 0,b, और इसके कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के कहाँ कितने हो जाएंगे? a,0। ये तो जानते होंगे आप, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं कहूँ आपसे, देखिए यहाँ पे जब मैं इसकी इक्वेशन को लिखूंगा तो आप ये बताइए मुझे, ये वाले जो दो पॉइंट हैं ये सर्किल को सेटिस्फाई करेंगे, इतना तो आप समझते होंगे। तो जब मैं इसकी इक्वेशन लिखूंगा इसी तरह से, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2dx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। तो आप बताइए मुझे c क्या होता है? c क्या होता है आप बताइए। आर स्क्वायर इक्वल टू होता है हमेशा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी। तो सी क्या होगा? सी होगा एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये तो होता सी। अब देखिए एफ और जी क्या है इसके? सेंटर से एक तरह से, और जो आर है, जो आर स्क्वायर है, तो आप बताइए यहाँ पे जब मैं डालूंगा एफ स्क्वायर कितना आएगा? ए स्क्वायर बाई 4। जब मैं जी स्क्वायर डालूंगा तो ये आएगा बी स्क्वायर बाई 4, और जब मैं आर स्क्वायर डालूंगा माइनस, तो आर स्क्वायर तो अकेले ही ये पूरा है, देखिए ए स्क्वायर बाई 4 प्लस बी स्क्वायर बाई 4। तो आप बताइए ये सब कट जाएगा क्या? तो यहाँ पे जो सी है वो 0 है। इस कंडीशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान से देखिए आप, जो सी है वो इस कंडीशन में 0 हो जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जो सी होता है वो 0 हो जाता है। तो आप देखिए इसको, जब मैं यहाँ पे x1 y1 यहाँ पे मैं डालूंगा, या ऐसा करके पॉइंट आप रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और जब मैं यहाँ पे g की वैल्यू डालूंगा तो सेंटर क्या है यहाँ पे? ये जो सेंटर है a/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा? ax आएगा क्या ओनली, है ना। क्या आएगा? माइनस ax माइनस बी वाई। सी तो 0 हो जाएगा, ये बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात ये समझ में आई, भाई माइनस ही रखेंगे ना, ये तो आप समझ गए होंगे कि माइनस यहाँ पे क्यों आया, ठीक है। ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है। भाई सेंटर्स क्या होते हैं? माइनस में होते हैं। जब मैं माइनस वाली वैल्यू यहाँ डालूंगा, यहाँ पे g की वैल्यू -a/2 डालूंगा, ठीक है ना। तो बस क्या हो जाएगा? फिर ये अपने आप साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो इस इक्वेशन में ध्यान दें कि जो c है वो क्या है? 0 है। बस यहाँ पे जो मेन पॉइंट था वो यही था कि इस इक्वेशन में जो c है वो 0 रखना है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, देखते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जो भी हमने अभी तक पढ़ा। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किल पासेस थ्रू 0,0
and cut intersect 3 unit and 4 unit on positive coordinate axis. Then find the equation of circle. Then find the equation of circle. तो आप मुझे बता दीजिए, बस एक बात मुझे बताएं, क्या आपको ये आइडिया है यहाँ पे कि अगर 0,0 से पास हो रहा है ये, तो यहाँ पे C0 होगा, राइट बेटा? मैंने अभी आपको समझाया 2 मिनट पहले। कैसे लिखूंगा? x² + y² माइनस देखिए 4 और 3 है, 4 और 3, ये क्या है? एक तरह से यहाँ पे क्या है? इंटरसेक्ट y और x के इंटरसेक्ट दिए गए हैं। तो अगर ये y और x के इंटरसेक्ट दिए गए हैं, तो आप बताइए मुझे कि जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे? y 3 यूनिट और 4 यूनिट, ये पता ही है ना? तो यहाँ क्या जाएगा? -3x - 4y, c तो 0 होता है, तो ये पूरा क्या जाएगा? 0। क्लियर? है ना? यहाँ पे 2g 2f वाला काम नहीं होगा, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे मान लीजिए रेडियस दी गई है आपको 5 और बोला गया है टचेस द सर्कल x²। वो कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस 5 है और वो एक दूसरे सर्किल को टच कर रही है, जिसकी इक्वेशन आपको दी जा रही है, और आपको बताना है, अच्छा एक्सटर्नली टच कर रही है एट पॉइंट 5,5 पे, तो हमें बताना है दूसरे सर्किल की इक्वेशन क्या आएगी, ये बताना। ठीक है, चलिए सभी लोग इस पर विचार करें और बताएं कि क्या आंसर आएगा। बताइए सभी लोग बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए सोच लीजिए, अगर कुछ आइडिया यहाँ पे लग रहा है तो फिर आप ज़रूर लगाएं, नहीं तो फिर मैं सॉल्व करा ही रहा हूँ। देखिए एक बात ये समझिए यहाँ पे कि अगर कोई दो सर्किल है, जैसे रेडियस 5 है, रेडियस क्या है? 5। अच्छा दोनों सर्किल की रेडियस 5 है, ये ध्यान देना है आपको। दोनों सर्किल की रेडियस क्या है? 5 है। तो आप इस तरह से बनाइए इसको, जैसे एक सर्किल मैंने यहाँ बना लिया और एक सर्किल ये बना दिया। अब ये दोनों सर्किल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं? ये 5,5 पॉइंट है, ठीक, 5,5 है, ठीक है, पॉइंट 5,5 मतलब ये 5 इस टाइप से ये डिस्टेंस आपको दी गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की, तो इसका सेंटर x1 y1 है, मुझे कुछ नहीं पता क्या आएगा, है ना? ठीक है, इसका सेंटर क्या है? x, y। और अगर मैं बात करूं इसके सेंटर की, तो आप बताइए इस एक सर्किल ये वाला जो दिया गया है, इसको देख के मैं इसका सेंटर बता सकता हूं क्या? तो बताइए सेंटर क्या होगा? यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए आप, 2gx होता है ना, यहाँ पे 2 से डिवाइड करिए तो +1 आएगा और यहाँ पे +2 आएगा, मतलब 1, 2। तो आप बताइए मुझे ये जो डिस्टेंस है, ये तो जो पॉइंट है, ये कह सकते हैं ये तो बिल्कुल मिड में होगा इसके, ये तो मिड पॉइंट है, ठीक, ये क्या है? मिड पॉइंट है। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप बताइए मुझे कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये कैसे लिखे जाते हैं? अगर कभी भी अगर आपको याद हो,
अभी मैंने एक दिन स्ट्रेट लाइन का एक लेक्चर प्रोवाइड कराया है, उसमें आप देखिएगा, ठीक है। वैसे वो आईआईटी के लिए मैंने प्रोवाइड कराया था, बट आप देख सकते हैं उसमें कॉन्सेप्ट ये बताया गया है कि अगर कभी भी कोई लाइन ऐसे जाती है, उसमें सेक्शन फार्मूला मैंने आपको समझाया है। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है कि अगर कभी भी ये 1:1 में कट कर रही है, कोई मतलब किसी लाइन को कोई पॉइंट 1:1 में कट कर रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं, x और y ऐसे निकाले जाते हैं। देखिए x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, वैसे यहाँ पे हो जाएगा। तो बताइए 1 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 5, तो x प्लस 1 इक्वल टू आ गया कितना 10। वैसे ही जब मैं करूँगा y प्लस या y1 x1 जो भी मानना, मान लीजिए 2 इक्वल टू 5 है ना, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये दो इक्वेशंस हैं और यहाँ से आप x और y वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x आ जाएगा 9 और ये y आ जाएगा 8। तो यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट का क्या आ गया 9, 8। तो जब मैं इक्वेशन लिखूंगा सर्किल की, तो कैसे लिखूंगा, इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो किस तरह से लिखूंगा, x 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इस सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी दूसरे सर्किल की। इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी प्रॉपर तरीके से। आगे भी इस तरीके से आपको क्लासेस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत मिलती रहेंगी और हम लोग इस तरीके से जो भी टॉपिक्स हैं वो कंपटीशन के हिसाब से कवर करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, बने रहिए, लगातार आप वीडियोस को देखते रहिए और जो भी उसमें कमेंट है वो कर सकते हैं आप, ताकि टीचर को भी पता चले कि वो किस लेवल पे आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो जो भी अगर आपको कुछ नया उसमें कोई चीज़ जाननी है या कुछ भी करना है तो आप उसमें कमेंट करिए, तो आपको उसमें रिस्पॉन्स किया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं समझता हूँ कि अब आप अगले टॉपिक के लिए तैयार हैं। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।